मुद्रा आपूर्ति और साख का नियंत्रण आरबीआई या केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति और साख का नियंत्रक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार है। यानी कि जब मुद्रा होती है उसकी पूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को ही है। यानी कि मानिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है तो उसे क्या करेगा, आरबीआई कम कर देगा, और मुद्रा कम है तो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। यानी कि मुद्रा पूर्ति को क्या करेगा, ये आरबीआई ही तय करेगा कि मुद्रा पूर्ति कैसी रहनी चाहिए अर्थव्यवस्था में। ठीक, अब देखिए यह एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण या मुद्रा पूर्ति की दिशा में अपनाई गई नीति होती है। ठीक, चूंकि आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार होता है अतः यह साख और मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, करेंसी जारी करता है, इसके लिए क्या होता है, इसके पास अधिकार हो जाता है कि वो क्या कर सके, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित कर सके और साख को भी क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक, अब देखिए कैसे आरबीआई जो होता है मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। देखिए मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए जो आरबीआई है वो साख नियंत्रण के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करना है, यानी कि मुद्रा पूर्ति को कम करना है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है आरबीआई दो तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। पहला उपकरण है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा है गुणात्मक उपकरण। अब देखिए मात्रात्मक उपकरण में सबसे पहले आता है बैंक दर। ये बैंक दर क्या होता है, देखिए इससे पहले आप बैंक दर को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझिए। मान लीजिए जनता, यानी कि जनता ये है, जनता को लोन की आवश्यकता है तो जनता लोन लेने कहाँ जाएगी, जनता लोन लेने जाएगी वाणिज्यिक बैंकों के पास। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता लोन लेने जाएगी तो जब वाणिज्यिक बैंक जनता को लोन देंगे तो उस पर क्या लगा देंगे, ब्याज लगा देंगे। ऐसे ही जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं, और जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उस पर क्या कर देता है, वह भी ब्याज लगा देता है। अब जब मान लीजिए केंद्रीय बैंक आरबीआई को लंबे समय के लिए मान लीजिए जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे रहा है तो उस पर वो क्या लगाता है, बैंक दर लगाता है। बैंक दर का मतलब क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक लंबे अवधि के लिए लोन देता है और उस पर जो दर लगाता है ब्याज की, उसे ही बोलते हैं बैंक दर। और मान लीजिए अब वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन की आवश्यकता है, तो जब वो कम समय के लिए लोन लेता है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करता है, उसके ऊपर रेपो दर लगाता है। रेपो दर का मतलब क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन समय के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं और जो आरबीआई ब्याज दर लगाता है वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर अल्पकालीन लोन के लिए, उसे बोलते हैं रेपो दर। अब मान लीजिए मुद्रा पूर्ति को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर को बढ़ा देगा, बैंक दर को भी बढ़ा देगा, रेपो दर को भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, जब बैंक दर और रेपो दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक है उसको लोन महंगा पड़ेगा। यानी कि जब वो वाणिज्यिक बैंक से लोन लेना जाएगा तो क्या होगा, उसको वाणिज्यिक बैंक से लोन महंगा पड़ेगा। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक को ही लोन महंगा मिल रहा है तो जब जनता को पैसा देगा तो उससे क्या होगा, जनता को भी लोन क्या पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा। इससे क्या होगा, मुद्रा पूर्ति जो होगी वो जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम है, उसे ज्यादा करना है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक दर और रेपो दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। दोनों को क्या कर देगा, दोनों को कम कर देगा। कम करने से क्या होगा, अब जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक से उधार लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार जब जनता जनता लोन लेने वाणिज्यिक बैंक के पास आएगी तो उसको भी कम ब्याज देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंक को। तो इससे क्या होगा, जनता के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जनता अब ज्यादा लोन लेगी क्योंकि ब्याज कम देना पड़ रहा है। इससे समाज में क्या होगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक, इतना समझ गए आप। अब देखिए इसके अलावा एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं विपरीत रेपो दर, यानी कि इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है, देखिए जैसे आरबीआई जब कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पैसों को अपने पास रखता है, उनको क्या करता है, कुछ लोन मतलब कुछ ब्याज देता है। मान लीजिए आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने अपना कुछ पैसा यानी कि नगद कोष क्या किया, जमा किया। तो जो पैसे इसके पास आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने जमा किया है तो आरबीआई क्या करेगा, उस पर कुछ उसको क्या करेगा, ब्याज देगा, यानी कि पैसे देगा। तो इसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या है, जब वाणिज्यिक बैंक अपने नगद कोष को आरबीआई के पास जमा करते हैं तो जो वाणिज्यिक बैंक को वह आरबीआई दर जिस दर पे ब्याज देता है उसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। यानी कि क्या करता है, जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा मांगता है तो आरबीआई क्या करता है, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है जब आरबीआई से पैसा
यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है जब आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं तो वाणिज्यिक बैंक उनको एक ब्याज देता है। उसी ब्याज को क्या बोलते हैं? विपरीत रेपो दर बोलते हैं। ठीक। अब देखिए दूसरा आता है नगद कोष। नगद आरक्षित कोष। नगद आरक्षित कोष क्या है? अब देखिए दूसरा आता है नगद आरक्षित कोष और वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित कोष को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? वैधानिक कोष आवश्यकताएं। अब ये इसका मतलब क्या है? नगद आरक्षित कोष का मतलब क्या है और वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 100 रुपए हैं। ठीक। तो बैंक जो है उसे 100 रुपए को पूरा का पूरा उपयोग करने का अधिकार नहीं होता है। तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक से कि क्या करो, तुम कुछ पैसे मेरे पास रख दो। मान लो 10 रुपए तुम मेरे पास रख दो और 20 रुपए तुम क्या करो, अपने पास रख लो। ठीक। और क्या करो, जो तुम्हारे पास 70 रुपए बच रहे हैं उसे तुम क्या करो, जनता को लोन दे दो या इसका जो भी उपयोग करना है तुम कर लो। ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, तो क्या करेगा आरबीआई? क्या करेगा, इसको जो अपने पास पैसे रखने को बोलता था वाणिज्यिक बैंकों को, क्या करेगा आरबीआई? बढ़ा देगा। बोलेगा बैंक से कि तुम अब 10 रुपए मेरे पास मत रखो, अब तुम मेरे पास कितने रुपए रखो? अब तुम मेरे पास 20 रुपए रखो और तुम अपने पास भी 20 रुपए रखो। ठीक। अब जब 20 रुपए आरबीआई क्या कर अरे जब 20 रुपए वाणिज्यिक बैंक किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा और 20 रुपए अपने पास रखेगा, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? 60 रुपए बचेंगे। तो 60 रुपए जब बचेंगे तो इससे क्या होगा? जनता के पास लोन कम जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो जनता है उसके पास मुद्रा आपूर्ति, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होगी? मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक। अब इसी से हम दो शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक। जो ये नगद आरक्षित कोष है और जो वैधानिक तरलता अनुपात है, इसका मतलब क्या है? देखिए जो नगद आरक्षित अनुपात है, इसका मतलब होता है जो पैसे आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक रखता है। ठीक। उसे क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित कोष नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। और वैधानिक तरलता अनुपात किसे बोलते हैं? जो पैसे वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि वह पैसा जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रख रहा है उसे हम बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। ठीक। और मान लीजिए वह पैसा जो बैंक अपने पास खुद रख रहा है उसे क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। नगद आरक्षित कोष को अंग्रेजी में सीआरआर बोलते हैं और इसको यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को एसएलआर बोलते हैं। ठीक। एसएलआर बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर वैधानिक कोष आवश्यकता बनती है, यानी कि सीआरआर और एसएलआर क्या हो जाएंगे? वैधानिक कोष अनुपात। इसी को अंग्रेजी में वैधानिक कोष अनुपात को एलआरआर बोलते हैं, यानी कि एलआरआर। ठीक। यानी कि एलआरआर बराबर सीआरआर प्लस एसएलआर। ठीक। एसएलआर और सीएलआर क्या बनाते हैं? मिलके एलआरआर बनाते हैं। दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये होता है, जो आरबीआई होता है जब उसे मुद्रा पूर्ति कम करनी रहती है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है? वो प्रतिभूतियों को बेचता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज। वो क्या करेगा? मार्केट में सिक्योरिटी को क्या करेगा? प्रतिभूति को क्या करेगा? बेचेगा। जब प्रतिभूति को बेचेगा तो क्या होगा? जितना भी पैसा क्या रहेगा? जनता के पास रहेगा जितना भी रुपया, और जितना रुपये भी पैसा क्या रहेगा? इसके पास बैंक के पास रहेगा। उसमें से कुछ पैसा क्या होगा? बैंकों आरबीआई के पास चला आएगा, यानी कि जनता का भी पैसा और वाणिज्यिक बैंक का भी पैसा क्या होगा? आरबीआई के पास चला आएगा। इससे क्या होगा? जो मुद्रा आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक। इससे मुद्रा की पूर्ति को हम क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति को कम करना होता है तो आरबीआई क्या करती है? खुले बाजार की क्रियाओं के तहत प्रतिभूतियों को बेचती है। और जब मुद्रा पूर्ति को क्या करना रहता है? अर्थव्यवस्था में बढ़ाना रहता है, तो आरबीआई क्या करती है? खुले बाजार की नीति के तहत क्या करेगी आरबीआई? खुले बाजार क्रियाओं के तहत क्या करेगी? आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या करेगी? खरीदेगी। यानी कि अब क्या करेगी? वाणिज्यिक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से और जनता से क्या करेगी? प्रतिभूतियों को खरीदेगी। इससे क्या होगा? जनता के पास और वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या आ जाएगी? मुद्रा आ जाएगी। यानी कि इसके पास जनता और वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा और साख क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होगी? मुद्रा पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? जो मुद्रा पूर्ति होगी वो नियंत्रित की जा सकती है।
यानी कि खुले बाजार की क्रियाओं के तहत आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता और क्या करता है, खरीदता है। ठीक। अब दूसरा आता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में क्या शामिल है, सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, मान लीजिए अगर जनता को क्या करना है, लोन की जरूरत है, तो जब वो लोन ले ले वाणिज्यिक बैंक के पास जाएगी जनता, तो क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ मान लीजिए गिरवी रखना पड़ रहा है। तो मान लीजिए जनता को 100 रुपए का लोन चाहिए, तो क्या कर रही है, 120 रुपए का लोन लेने के लिए कोई भी सामान अपना क्या कर रही है, बैंक के पास गिरवी रख रही है। और जो 100 और 120 के बीच अंतर है 20 रुपए का, इसे को बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, यानी कि जो 20 रुपया है इसे को बोलेंगे सीमांत आवश्यकता। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, तो क्या सरकार क्या करेगी, सरकार आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा देगा। अब सीमांत आवश्यकता को 20 से बढ़ाकर क्या कर देगा, 50 कर देगा। यानी कि अगर अब आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, तो आपको अब 120 नहीं 150 रुपए देने पड़ेंगे, और 150 रुपए का सामान गिरवी रखना पड़ेगा किसके पास, वाणिज्यिक बैंक के पास। इससे सीमांत आवश्यकता बढ़ने से क्या हो गई, मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। ठीक। और मान लीजिए सीमांत आवश्यकताएं अगर मान लीजिए आरबीआई घटाता है, मान लीजिए आरबीआई क्या करता है, सीमांत आवश्यकताएं घटा देता है। मान लीजिए आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है आप 100 रुपए का लोन चाहिए ना, तो आप वाणिज्यिक बैंक के पास जाइए, और कितने रुपए का, अब 120 रुपए का नहीं, अब क्या करिए आप 110 रुपए का क्या करिए, कोई भी सामान अपना गिरवी रख दीजिए और क्या करिए, लोन ले लीजिए। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, इससे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ठीक। आपको मैं ऐसे ही गिरवी रखना समझा रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक। अब दूसरा आता है साख राशनिंग। अब साख राशनिंग क्या होगा, देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा होती है, तो जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करता है जिनको क्या करता है, आरबीआई क्या बोलता है वाणिज्यिक बैंकों से कि इनको साख ना दिया जाए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा है, अब उसको मुद्रा पूर्ति किसको, आरबीआई को मुद्रा पूर्ति कम करनी है, तो क्या कहेगा ये आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कि तुम कृषि क्षेत्र में लोन दो, लेकिन जो तुम्हारे पास अगर कोई मान लो वाणिज्यिक वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति आता है, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा व्यापारी आता है, रियल एस्टेट का कारोबारी आता है, तो उसे तुम क्या करो, उसको लोन मत दो। यानी कि इसमें क्या करती है, साख राशनिंग करती है, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र को क्या करती है, साख देने से मना करती है, या किसी एक विशेष क्षेत्र में खास साख देने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। अब नैतिक प्रभाव क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक कुछ बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव बनाता है, मतलब बैंक पत्रों के जगह से वार्ताओं के माध्यम से कि आप क्या करिए, वाणिज्यिक मतलब लोन कम दीजिए। ठीक। इससे भी क्या होगा, जब ये नैतिक प्रभाव बनाएगा वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर, तो जनता में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक। और मान लीजिए कि मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना है, तो क्या नैतिक प्रभाव के तहत क्या कहेगा, वाणिज्यिक बैंकों से वार्ता पत्रों की तरह या पत्रों के माध्यम से ये बोलेगा कि आप सभी क्या करिए, जनता को लोन ज्यादा से ज्यादा दीजिए। ठीक। इसी के साथ क्या होता है, ये आपका साख नियंत्रण के जितने भी उपकरण थे समाप्त होते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए रेपो दर क्या होती है, रेपो दर वह अल्पकालीन ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में आरबीआई कोष की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन समय के लिए उधार देता है। रेपो दर का मतलब होता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए जो ब्याज ऋण ऋण देता है और जो उस पर ब्याज दर लगाता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। यानी कि कम समय के उधार के लिए वाणिज्यिक बैंक को जो रेट आरबीआई लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को साख के नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया है। रेपो दर के बढ़ने से केंद्रीय बैंक से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। यानी कि जब रेपो दर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अगर आरबीआई से उधार लेना चाहेंगे, तो क्या होगा, उनको उधार महंगा पड़ेगा। ठीक। यह वाणिज्यिक बैंकों को उनके ऋण की दर को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, जो ऋणियों को ऋण लेने के लिए हतोत्साहित करता है। जब अगर वाणिज्यिक बैंक को ही पैसा आरबीआई से महंगे में उधार पे मिल रहा है, तो जनता को भी क्या करेंगे, महंगा ही ऋण उधार देंगे। तो इससे क्या होगा, जनता ऋण लेने के लिए क्या होगी, हतोत्साहित होगी, यानी कि जनता ऋण कम लेगी। ठीक। यह वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को कम करता है, और रेपो दर की कमी से विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि इससे क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक की साख निर्माण की क्षमता होगी, इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेपो दर के कमी में भी इससे विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि जब रेपो दर की कमी होगी, तो क्या होगा, जनता ऋण ज्यादा लेगी और वाणिज्यिक बैंकों को फिर क्या होगा, ऋण ज्यादा मिलेगा। ठीक।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर को मैंने बताया ना, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई से बैंक क्या करते हैं, दीर्घकालीन समय के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार देता है। यानी कि जब दीर्घ समय के लिए उधार लेंगे, दीर्घ समय के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर। और जो कम समय के लिए उधार लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेपो दर। रेपो मतलब वैसे होता भी है जल्दी, जैसे कि रेपिडो बना है ना, वैसे ही रेपो है। रेपो से ही निकल के रेपिडो शब्द बना है। रेपिडो मतलब जैसे कि ऑटो आप सुने होंगे ना, रेपो मतलब जल्दी होता है। ठीक, अब देखिए, बैंक दर का वही प्रभाव होता है जो रेपो दर का होता है, अर्थात बैंक दर में वृद्धि केंद्रीय बैंक से उधार लेने को लागत बढ़ा देती है। यानी कि बैंक दर का वही प्रभाव रहता है जो रेपो दर का रहता है। जैसे हम रेपो दर बढ़ाते हैं तो बैंक को लोन आरबीआई से महंगा पड़ता है, वैसे ही जब हम बैंक दर को बढ़ाएंगे तो आरबीआई से बैंक को लोन लेना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। जिससे व्यापारी बैंक बैंक जैसे जिससे व्यापारिक बैंक द्वारा उधार लेने की दर बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि जब उधार लेंगे जनता व्यापारिक बैंकों से तो क्या होगी, उसकी दर बढ़ जाएगी। यह ऋणियों को ऋण लेने से हतोत्साहित करती है, जिससे व्यापारिक बैंकों की साख सीजन की क्षमता कम होती है। ठीक, अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट यह वह रेपो दर से ठीक विपरीत होती है। यानी कि यह रेपो दर से क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। रिवर्स रेपो रेट रेपो दर से क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। देखिए, जब व्यापारिक बैंक के पास अतिरिक्त कोष होते हैं तब वह उन्हें केंद्रीय बैंक के पास जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। यानी कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो क्या करेंगे, बैंक ऐसे पैसा तो खाली रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसा जमा कर देंगे। जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे तो आरबीआई क्या देगा, उन्हें कुछ ब्याज देगा। तो जो ब्याज आरबीआई देता है, जब मतलब कमर्शियल बैंक अपने पैसे मतलब आरबीआई के पास रखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब वाणिज्यिक बैंक अपने पैसे को किसके पास रखते हैं, अतिरिक्त कोष को आरबीआई के पास रखते हैं, तो जो ब्याज आरबीआई उनको देता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विपरीत रेपो दर। ठीक, अतः यह वह ब्याज की दर है जिस जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की जमाएं स्वीकार करता है। इन जमाओं पर केंद्रीय बैंक द्वारा चुकाया गया ब्याज रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ठीक, जब रिवर्स रेपो दर को बढ़ाया जाता है तो यह व्यापारिक बैंकों को उनके कोष केंद्रीय बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जब रिवर्स रेपो दर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो बैंक होंगे ज्यादा से ज्यादा पैसे कहाँ जमा करेंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे। इससे उनके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उनके पास पैसा कम रहेगा यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास, तो क्या करेगा, जनता के पास भी वो पैसा कम दे पाएंगे, यानी कि जनता को उधार लोन कम दे पाएंगे। इससे क्या होगा, जो मुद्रा आपूर्ति होगी वो प्रभावित होगी। इसका व्यापारिक बैंकों की उधार देने की क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि वो जनता को उधार नहीं दे पाएंगे। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इससे अभिप्राय केंद्रीय बैंकों द्वारा जनता और वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने से है। इसका मतलब क्या है, जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से क्या करना, प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना। प्रतिभूति मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज। यानी कि जो प्रतिभूतियां होती हैं, जब आरबीआई उसे खरीदता या बेचता है तो इसे क्या बोलते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक, केंद्रीय बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियां बेचता है तो उनके पास उपलब्ध कोष घट जाता है। यानी कि जब केंद्रीय बैंक क्या करेगा, प्रतिभूति बेचेगा वाणिज्यिक बैंक को, तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपना पैसा किस में लगा देंगे, प्रतिभूति को खरीदने में लगा देंगे। इससे क्या होगा, उनके पास ऋण देने के लिए भी पैसा कम हो जाएगा। इससे जनता को ऋण कम मिलेगा और मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय कोष को बढ़ा देता है और बैंक की ऋण देने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि केंद्रीय बैंकों का जो प्रतिभूतियों का क्रय होता है, क्या करेगा, उनके कोष को बढ़ा देगा। किसके, वाणिज्यिक बैंकों को। जब उनके पास कोष ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो जनता को ऋण भी क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। इससे उनके ऋण देने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए, वैधानिक कुछ आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, वैधानिक कोष आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक बैंक कोष रखने के लिए बाध्य हैं या वाणिज्यिक बैंकों के साख निर्माण क्षमता को जल्द और सीधे से नियंत्रित करने की विधि है। यानी कि क्या होता है, जो बैंक होते हैं उनके पास अगर 100 रुपए आया है तो 100 रुपए लोन नहीं दे सकते हैं टोटल।
उसमें से कुछ रुपए क्या करना पड़ता है, उनको अपने पास रखना पड़ता है और कुछ रुपए उनको क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो पैसे वो आरबीआई के पास रखते हैं उसको सीआरआर बोलते हैं, नगद कोष अनुपात बोलते हैं, और जो पैसे वो अपने पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर बोलते हैं। ठीक, अब आइए इसे अच्छे से जान लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को दो प्रकार से कोष रखने पड़ते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सीआरआर और एलआर, अरे सीआरआर और एसएलआर। अब देखिए, इस नगद कोष अनुपात जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, इसका अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखने जाने वाले शुद्ध मांग और स्वाधिक देयताओं के एक न्यूनतम प्रतिशत से है। यानी कि इसका मतलब है जो वाणिज्यिक बैंक के पास जनता की कुल डिमांड डिपॉजिट है और जो कुल एफडी है, उनका एक न्यूनतम प्रतिशत जो क्या करते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। यानी कि यह वह अनुपात है जिसमें जिस जिस अनुपात में क्या करता है वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक के पास एफडी और किसका डिमांड डिपॉजिट का पैसा का कुछ अंश आरबीआई के पास रखता है। ठीक, अब देखिए, सीआरआर में बढ़ोतरी वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त कोष को कम कर देता है और उनकी साख निर्माण की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी कि जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक में साख है यानी कि ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, और वैसे ही वैधानिक तरलता अनुपात है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि जो बैंक अपने पास पैसे रखता है अपनी कुल जमाओं का, उसे ही बोलते हैं हम एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय क्या हैं, हम उनको देख लेते हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय में सबसे प्रथम आता है सीमांत आवश्यकताएं, जिसको अंग्रेजी में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम जान लेते हैं। सीमांत आवश्यकताएं ऋण द्वारा ऋण लेने के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के बाजार मूल्य और ऋण की राशि के बीच का अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऋण लेना चाहते हैं वाणिज्यिक बैंक से, तो आप जो उसके समक्ष प्रतिभूति क्या करेंगे, पेश करेंगे, उसका जो बाजार मूल्य है और जो आप ऋण ले रहे हैं उस राशि का जो मूल्य है, उस दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा, सीमांत आवश्यकता होगा। मान लीजिए आपको 100 रुपए का जरूरत है, आप 100 रुपए लोन लेने जाते हैं वाणिज्यिक बैंक के पास, तो वाणिज्यिक बैंक क्या कहता है, आप हमें 120 रुपए की क्या लाइए, प्रतिभूति दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 120 रुपए की प्रतिभूति क्या करेंगे, बैंक को देंगे। तो आपको बैंक क्या करेगा, लोन देगा 100 रुपए का। अब आप देखेंगे 100 और 120 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। यानी कि 20 का जो ये अंतर है, इसी 20 को क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। देखिए, सीमांत आवश्यकताएं आवश्यक हैं क्योंकि यदि बैंक प्रतिभूतियों के पूर्ण मूल्य के बराबर ऋण देता है तो प्रतिभूति की कीमत में कमी की स्थिति में बैंक को हानि होगी। देखिए, ये बोल रहे हैं कि सीमांत आवश्यकताएं जो हैं वो आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का लोन लेने गए, आपको बैंक ने 100 रुपए का लोन दे भी दिया और आपने 100 रुपए की प्रतिभूति रखी, तो इसमें क्या होगा, बैंक को हानि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ऋण और आपका जो प्रतिभूति है उसका क्या है, दाम एकदम बराबर है, मूल्य एकदम बराबर है। इसीलिए क्या होते हैं, सीमांत आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। अगर सीमांत आवश्यकताएं नहीं रहेंगी तो बैंक को क्या होगा, हानि होगा। यदि केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई सीमांत आवश्यकता 30% है, तो वाणिज्यिक बैंक को प्रतिभूति के मूल्य के 70 तक ही ऋण देने की अनुमति है। मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ने जो सीमांत आवश्यकता है उसको क्या कर दिया है, 30% रख दिया है, तो जो वाणिज्यिक बैंक है वो कितना परसेंट लोन देगा, 70% ही लोन दे पाएगा। मान लीजिए अगर आप लोन लेने गए और इस समय कितना परसेंट जो मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जिसे इंग्लिश में अरे हिंदी में बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, मान लीजिए इस समय 30% सीमांत आवश्यकता है। तो अगर आप 100 रुपए का प्रतिभूति लेके जाएंगे, तो आपको 100 रुपए की प्रतिभूति के बराबर लोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 70 रुपए का लोन। ठीक, यानी कि सीमांत आवश्यकता अगर 30 है तो आप कितने का लोन पाएंगे, 70% का लोन पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि उधार लेने की क्षमता को नहीं, यहाँ सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि उधार लेने की क्षमता और मुद्रा की पूर्ति को कम करती है। यानी कि जब सीमांत आवश्यकताएं बढ़ा दी जाएंगी, जब अगर सीमांत आवश्यकता 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई, तो क्या हो गया,
आपको जो उधार लेना था वो क्या पड़ेगा, अब महंगा पड़ेगा। सीमांत आवश्यकताओं में कमी जनता को अधिक ऋण लेने के लिए हतोत्साहित करती है। यानी कि अगर सीमांत आवश्यकता में कम कर दी जाएगी, अगर आपको 100 रुपए का लोन चाहिए और आपसे ये कहा जाएगा आप अब 120 रुपए की जगह आप 110 रुपए का ही क्या लाइए, प्रतिभूति लाइए और हमारे पास प्रस्तुत कीजिए, तो क्या करेंगे आप ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि सीमांत आवश्यकताएं कम हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या करता है वाणिज्य केंद्रीय बैंक, मुद्रा की दिशा यानी कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। दूसरी है जो गुणात्मक उपाय, उसको हम बोलते हैं नैतिक अपील। नैतिक अपील को अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल सिचुएशन। अब नैतिक अपील में क्या करता है केंद्रीय बैंक, यह देखिए यह केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों पर डाले जाने वाले उस प्रभाव व दबाव का संयोग है जिसमें वह उसकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करें। क्या बोलता है वाणिज्यिक बैंक ऐसा दबाव डाल अरे वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर केंद्रीय बैंक ऐसा दबाव डालता है जिसकी वजह से क्या करें वो उसी के अनुसार क्या करें कार्य करें। इसी को बोलते हैं नैतिक अपील। नैतिक अपील बैंकों पर वार्ता पत्रों, भाषणों और संकेतों को द्वारा की जाती है। यानी कि जो नैतिक अपील करता है आरबीआई कैसे करता है, वार्ता पत्रों से करता है, भाषणों से करता है और संकेतों के माध्यम से करता है। नैतिक अपील का प्रयोग दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को विश्वास में लेने में सफल होता है क्योंकि वह संकट की स्थिति में उनके लिए अंतिम ऋणदाता होता है। देखिए वाणिज्यिक बैंक जब नैतिक अपील करता है ना, तो जो कमर्शियल बैंक है यानी कि वाणिज्यिक जो बैंक हैं वो क्या होते हैं, उनको वह मानना ही पड़ता है आरबीआई की बात को। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है ना उनका अंतिम ऋणदाता है। अगर आरबीआई की बात वो नहीं मानेंगे, आरबीआई की नैतिक अपील नहीं मानेंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, उनको जब उनको लास्ट रूप में लोन की ज़रूरत होगी ना तो वो भी नहीं मानेगा। इसीलिए क्या करता है जो आरबीआई होता है वो नैतिक अपील करता है वार्ता पत्रों और भाषणों के माध्यम से, और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उसे भी मान लेते हैं। अब देखिए चयनात्मक साख नियंत्रण। अब इसे आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई दूसरे बैंकों को विशेष क्षेत्रों को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण देने या न देने के लिए निर्देश देता है। यानी कि आरबीआई क्या करता है इसके अंतर्गत जो विशेष क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था को, उनको बोलेगा इस क्षेत्र में लोन दो, इस क्षेत्र में लोन मत दो। मान लीजिए अगर कोई किसान है, मान लो ये किसान है, अगर इसको ऋण चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा कि हाँ आप इसको ऋण दे दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, देख लीजिए जैसे ये बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो इस बिजनेसमैन को अगर ऋण चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा, आप इस बिजनेसमैन को ऋण मत दीजिए क्योंकि इससे मुद्रा पूर्ति और ज़्यादा हो जाएगी। ये बिजनेस में लगाएगा पैसा तो इससे मुद्रा पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या बोलता है, इसे चयनात्मक साख नियंत्रण बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, यह भी दो तरीके से काम करती है, पहला सकारात्मक रूप में और दूसरा किसमें, नकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, लघु उद्योग, निर्यात आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। यानी कि सकारात्मक क्षेत्र में क्या होता है, सकारात्मक क्षेत्र में क्या करती है ये कहती है कि ठीक है तुम जो लघु उद्योग हैं, जो कृषि है, उसको क्या करो, ऋण दो। लेकिन नकारात्मक में क्या कहती है, ये बोलती है कि कुछ क्षेत्रों को क्या करो, लोन मत दो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रवि एक किसान है, सरकार चाहती है कि कृषि को बढ़ावा मिले तो केंद्रीय बैंकों को बैंक निर्देश देता है कि आरबीआई जो होता है वो निर्देश देता है कि रवि किसान जैसे किसान को सस्ते और आसान ऋण दें। यह सकारात्मक तरीका है। सकारात्मक तरीका समझ गए, जब वो कहेगा कि आप किसानों को क्या करें, लोन को दें। ठीक, लेकिन नकारात्मक तरीका वह होता है वहीं अगर किसी क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट में जरूरत से ज़्यादा निवेश हो रहा है और उसकी कीमतें अस्वाभाविक रूप से बढ़ रही हैं, अत्यधिक मूल्य वृद्धि यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आ रही है रियल एस्टेट में, तो केंद्रीय बैंकों को निर्देश देता है कि ऐसे क्षेत्रों को ऋण देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसे क्षेत्रों को ऋण देना क्या करें, आप सीमित करें। यह क्या है, नकारात्मक तरीका है। नकारात्मक तरीका कब होता है, जब क्या होता है, जब वो बोलता है कि इस क्षेत्र को लोन मत दो। और सकारात्मक कब होता है,
जब सकारात्मक तरीका वह होता है जिसमें बोलता है कि इस क्षेत्र को लोन दो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक का। हम कमर्शियल बैंक के जो कार्य हैं और जो कमर्शियल बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्माण किया जाता है उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको मनी वाला यानी कि मुद्रा की वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पे वह वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। इसी के साथ आप सब पढ़ते रहिए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।